स्वागत है आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। और आज के क्लास से हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा मैं आज के इस बेसिक क्लास में, और कुछ एक स्ट्रक्चर, इस अध्याय का जो स्ट्रक्चर होगा कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे आपने पिछले क्लास तक पढ़ रखा है कि बहुपद जब मैंने पढ़ाया था, चर मीन्स होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। वेरिएबल क्या होता था? कोई भी राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता हो, मीन्स जिसका मान बदलता रहता हो, उसे हम लोग चर कहते थे। एक्स वाई जेड इस तरीके से कुछ भी चर हो सकता है। इसी तरीके से मैंने समझा रखा था वहाँ पे आप लोगों को अचर राशि क्या होता है। अचर कहने का मतलब कांस्टेंट, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसे कांस्टेंट। तो अचर जो होता है वैसी राशि जिसका मान निश्चित होता हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। और मैंने ये इसके बारे में भी आपको समझा रखा था जब हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज इसी कड़ी से हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें उससे पहले हमें जानना होगा कि समीकरण क्या होता है ना। जैसे इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा कोई भी, जैसे 2x + 5 या 2x + 6 कुछ भी, इस तरीके के बहुपद को हम लोग क्या कहते थे? रैखिक बहुपद। आपको याद हो कि वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता था रैखिक बहुपद कहलाता था, जिसका घात 2 होता था उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते थे, जिसका घात 3 होता था उसे त्रिघात बहुपद कहते थे। तो मेनली आपको ध्यान ये रखना है कि जिसका घात 1 होता था उसे एक घात वाला बहुपद मीन्स की रैखिक बहुपद कहते हैं। अब ये बहुपद क्यों होता था आपको मैंने वहाँ समझा रखा था। अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब कि बीजीय व्यंजक है ना। और इस बीजीय व्यंजक में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष है। अगर यही चीज़ किसी के इक्वल हो जाए, मान लेते हैं इक्वल हो जाए 0 के, तो ये बीजीय व्यंजक में अब कितना पक्ष हो गया? 2 पक्ष हो गया। तो अब इस बीजीय व्यंजक को हम लोग कहेंगे कि ये अब बहुपद नहीं है, बहुपद से आगे बढ़ते हुए ये क्या हो गया है? समीकरण। तो आपने यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि समीकरण क्या होता है? वैसा बीजीय व्यंजक या वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे 2 पक्ष हो। 2 पक्ष कहने का मतलब एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, और पक्ष कौन निर्धारित करता है? ये इक्वल का साइन। ठीक है, तो जहाँ पे 2 पक्ष हो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। ठीक है, और अगर समीकरण में चर का घात 1 हो तो हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था कि अगर चर का घात 1 हो और वो बहुपद हो तो रैखिक बहुपद, और समीकरण हो तो क्या होगा? रैखिक समीकरण। क्लियर है? तो ये समीकरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 2 पक्ष है इसलिए समीकरण कहलाएगा, और रैखिक भी कहलाएगा क्योंकि इसमें चर का घात जो है वो 1 है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सोचिए कि इस समीकरण में कितने चर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समीकरण में कितने चर हैं तो आपका जवाब होगा 1 चर है, वो जो सिर्फ और सिर्फ x है। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे बोल दें कि 2x और 5 के साथ y भी है, तो अब आप क्या जवाब? आपका जवाब होगा कि सर ये जो हो गया रैखिक समीकरण तो अभी भी है, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, रैखिक और समीकरण भी है अब, लेकिन ये 2 चर में हो गया। तो क्या हम इसे कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण? समझ में आ रहा? रैखिक क्यों बोले? क्योंकि पावर 1 था। समीकरण क्यों बोले? क्योंकि 2 पक्ष था। और 2 चर वाले क्यों बोले? क्योंकि इसमें 2 चर था। ठीक है, अब बात जरा आता है युग्म के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे लिख दें 7x + 9y = 8। अब देखेंगे तो ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। समीकरण भी है, 2 चर वाला भी है और रैखिक भी है। तो अगर हम इन दोनों को एक युग्म में लिखें, युग्म कहने का मतलब होता है कि एक साथ जोड़ा में लिखें, तो ये जो युग्म बनेगा, क्या इस युग्म को हम नहीं कह सकते 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? तो इसी टाइप्स के 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरीके के युग्मों को हम लोग हल करेंगे। हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना, y का मान निकालना। बात समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएं इसके बारे में, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। आखिर जैसे अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरणों का युग्म के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी विधियाँ हैं इनको हल करने के लिए। तो ये जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, आखिर इस समीकरण का यूज़ क्या है ना, क्यों पढ़ेंगे हम लोग ये चीज़?
तो इसके बारे में हम लोग दैनिक जीवन से क्या इसका तात्पर्य है, क्या उल्लेख है, क्या संबंध है, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए, आपने वहाँ पढ़ रखा था कि किसी भी बहुपद का, जैसे मान लीजिए रैखिक बहुपद का अगर हम लोग व्यापक रूप का बात करें तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता था वो होता था ax प्लस बी, जहाँ पे a और b कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं और a जो था वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अगर a 0 के बराबर हो जाए तो ये 0, मतलब ये रैखिक बहुपद ही नहीं होता। कुछ याद आ रहा है? हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये था। अब इसी तरीके से द्विघात बहुपद की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता था। ठीक है, तो यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होता था और a b c कुछ भी वास्तविक संख्याएं, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती थी। तो ये व्यापक रूप था। व्यापक रूप कहने का मतलब क्या होता था कि एक सांचा होता था जहाँ पे हम लोग वास्तविक संख्याओं को रखेंगे तो हमें नया नया बहुपद मिलेगा। मतलब क्या कि अगर a b और c आप अपने मन से कोई संख्या रखें, जहाँ पे a 0 नहीं रख सकते हैं आप, अगर a 0 रखेंगे तो ये द्विघात नहीं रह पाएगा, है ना। तो आप a b c कोई भी संख्या रखें वास्तविक, तो यहाँ आपको नया नया बहुपद मिलेगा। समझ आ रहा है? उसी प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का भी एक व्यापक रूप होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म जिसे कहते हैं, जहाँ पे हम लोग नई नई संख्याओं को रखते जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म मिलेगा। तो जरा आप ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं इस 0 की जगह पे ये 9 रहता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, संख्या ही तो है, ये x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए ये जो इक्वल है, अगर इक्वल के इस पर लेकर आए तो +9 बराबर के इस पर आएगा तो क्या होगा, -9 होगा और उधर क्या बचेगा, 0। अगर ये 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 8 है, अगर इक्वल के उस पर +8 है, इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, -8 और उधर क्या बचेगा, 0। कुछ समझ में आ रहा? तो क्या हम इससे ऐसा लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी संख्या रखें, अगर ax बोल दें, by बोल दें और यहाँ पे c बोल दें और इज इक्वल टू 0 बोल दें। अब इसके लिए भी वही चीज़ बोल दें, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बोल दें। देखिए a के जगह पे, b के जगह पे और c के जगह पे आप कोई संख्या, वास्तविक संख्या रख कर देखिए, आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। थोड़ा सपोज कीजिए, यहाँ थोड़ा मान लीजिए कि a इज इक्वल टू हम 2 रख रहे हैं, b इज इक्वल टू 5 रख रहे हैं, c इज इक्वल टू -9 रख रहे हैं, तो इससे क्या आप ये प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके जगह पे दूसरे वाले में देखिए, इसके जगह पे अगर 7 रख दें, b की जगह पे +9 रख दें, c की जगह पे -8 रख दें, तो आप इससे ये प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे तो ये जो हो रहा है व्यापक रूप हो जा रहा है। लेकिन यहाँ भी a, यहाँ भी b, यहाँ सॉरी a b c, यहाँ भी a b c, तो इसको अंतर करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर वाले को a1 बना देते हैं। 1 क्यों, क्योंकि पहला समीकरण है 1, ये भी 1, ये भी 1। ये a1 b1 c1 कहने का मतलब है कि a1 जहाँ रहे तो आप समझ जाएंगे कि ये पहला जो समीकरण है वहाँ का a है। समझ में आ रहा? a1 कहने का मतलब कि पहला समीकरण का a, b1 कहने का मतलब कि पहला समीकरण का b, c1 कहने का मतलब पहला समीकरण का c। और समझ पा रहे होंगे a b c क्या है। अब इसी प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, a2 b2 c2। बात समझ में आया? अगर हम आपसे पूछें कि इस व्यापक रूप में क्या a1 कभी 0 के बराबर हो सकता है? समझिए, इस व्यापक रूप में क्या a1 कभी 0 के बराबर हो सकता है? तो जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले, है ना। कितना चर होना चाहिए, दो चर होना चाहिए। अगर a1 0 हो जाएगा तो 0 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो x वाला टर्म ही तो खत्म हो जाएगा। अब करके देखिए ना, a1 x है यहाँ पे, अगर a1 की जगह पे 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, फाइनली टोटली 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि a1 0 नहीं हो सकता। जिस प्रकार से यहाँ पे a 0 होता था तो ये द्विघात से एक घात में बदल जाता था, इसलिए यहाँ a 0 के बराबर नहीं होता था। उसी प्रकार से दो चर होने के लिए a1 0 के बराबर नहीं हो सकता, और क्या b1 भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब c1 तो हो सकता है, c1 0 हो भी सकता है, 0 नहीं हो सकता है। हमने देखा था 0 था तो हमने 9 बनाया था, तो c1 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, c1 से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ a1 0 के बराबर नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये x वाला टर्म खत्म हो जाएगा। b1 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर b1 0 होता है तो y वाला खत्म हो जाएगा। हमें दो चर में ही चाहिए, है ना। अब इसी प्रकार से a2 भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होगा तो x वाला खत्म हो जाएगा, और b2 भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता।
अच्छा, जीरो के बराबर ये चारों नहीं हो सकते। जीरो के बराबर नहीं हो सकते इसका मतलब क्या, वो धनात्मक भी हो सकता है, जीरो से आगे मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ए, और माइनस में भी -1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है A1, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसी प्रकार से सारी संख्याएं A1 B1 A2 B2 धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। एक बात आपको नोटिस करने को मिलेगा कि अगर ये भी जीरो के बराबर नहीं है, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या इन दोनों के वर्गों का योग कभी जीरो के बराबर होगा? चाहे आप किसी को धनात्मक रख लीजिए, किसी को ऋणात्मक रख लीजिए, कभी भी दोनों के वर्गों का योग जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी धनात्मक है, सॉरी ये भी जीरो के बराबर नहीं है, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, तो दोनों के वर्गों का योग भी जीरो के बराबर नहीं होता है। आप इतना ना लिख करके हम लोग अब डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि ये जीरो के बराबर नहीं है। इसका अर्थ यही होता है कि A1 भी जीरो के बराबर नहीं होगा और B1 भी जीरो के बराबर नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होंगी कि हम लोग इस चीज़ को ना लिखने के बजाय ये लिखेंगे और इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी दो संख्याएं रखकर, चाहे प्लस चाहे माइनस, कोई भी संख्याएं रखकर देखेंगे तो रिजल्ट वही आना है। ठीक है, अब इसी चाहे इसको ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, B1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको व्यापक रूप समझ आया होगा। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को, और कुछ और बेसिक बातें जानते हैं हम लोग। और अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देखिए, हमने क्या समझा कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो, जहाँ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर और इसमें लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, तथा A1 B1 A2 B2 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 कोई वास्तविक संख्या होंगी, कोई वास्तविक संख्या होंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि A1 और A2 B1 और B2 जीरो के बराबर नहीं हो सकता, बाकी कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो ये था, उम्मीद है मुझे आप व्यापक रूप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। क्या ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है? समझिए बात को, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है? अभी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे कि आखिर इनका यूज़ क्यों है, आखिर हम लोग इनको पढ़ते क्यों हैं, बहुत ही बारीकी से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इसे हल कैसे किया जाता है। अभी हम पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो है एक रैखिक समीकरण है और इसमें दो चर है, ये भी एक रैखिक समीकरण, इसमें भी दो चर है, तो इन दोनों का अगर युग्म बनाया जाए तो बनेगा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। क्या ये व्यापक रूप में है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, ये व्यापक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 9 उस साइड है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब आप कह सकते हैं कि हाँ सर ये भी व्यापक रूप में है। कब? जब इस 9 को अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। प्लस 9 था इधर भेजे, माइनस 9 उधर बचा जीरो। अब इससे करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। और अगर अब आपसे पूछा जाए कि A1 कितना है तो A1 का जवाब कितना होगा? A1 क्या होता था, यहाँ देखेंगे तो x के साथ जो गुणांक होता था वो A1 होता था, मतलब ये हो गया हमारा A1। अब इसके साथ B1 ये होता था क्या, C1। तो C1 की जगह पे कितना, -9। अगर हम लिखना चाहें तो A1 की जगह पे 8, B1 की जगह पे 5, C1 की जगह पे -9। ये समझ में आया? अच्छा, अब A2 की जगह पे कितना, 3, B2 की जगह पे कितना, 2 और C2 की जगह पे कितना, -4। लेकिन अब समझना है थोड़ा सा, कुछ बच्चे क्या करेंगे जो थोड़े से ज़्यादा मतलब बहुत इंटरेस्टेड होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, वे यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। वो डायरेक्ट यहीं पे बोल देंगे सर A1 के जगह पे 8,
b1 की जगह पे 5 और c1 क्या होता था भाई, इस साइड होता था। तो आप थोड़े दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, अच्छा इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, -9, तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि सर c1 जो होगा वो -9 होगा। क्यों? क्योंकि उस साइड प्लस में इधर आता तो माइनस होता, तो c1 की जगह पे -9। आप कुछ बच्चे जो होंगे वो ऐसे करके बताएंगे, दोनों सही है, समझ में आ रहा है। और कुछ बच्चे दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पे c2 की जगह पे -4 होगा। तो उम्मीद है आप लोग तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू फाइंड कर पा रहे होंगे। क्लियर है बात? अच्छा, अब जरा हम लोग थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं, इससे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक क्लास समझ में आया होगा। और अब ये हम अगर आसानी से कह सकते हैं कि ये जो एक प्रश्न है जो किस तरीके का है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। अब आपसे क्या बोला जाएगा कि इनको हल कीजिए। तो इनको हल करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो अगर बहुपद x में हो, जैसे कि बहुपद अगर px में होता था तो हमें x का ऐसा मान चाहिए होता था जो इसमें पुट करे तो पूरे बहुपद का वैल्यू शून्य हो जाए। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने का अर्थ ये होता है कि x का वैल्यू निकालना। लेकिन यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर है। वहाँ पे एक चर होता था तो एक चर का वैल्यू फाइंड करते थे, एक चर का मान फाइंड करते थे। यहाँ पे दो चर है, x और y है, तो हमें यहाँ पे क्या दो चर फाइंड कर, दोनों चर का मान पता करना होगा, x का भी मान और y का भी मान पता करना होगा। और वो मान इस तरीके से आना चाहिए कि जैसे यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि बोथ साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए, है ना। x का और y का मान ऐसा रखें कि ये भी संतुष्ट हो जाए और उसी मान से ये भी संतुष्ट हो जाए। रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करने का मतलब होता है x का मान और y का मान ऐसा आना चाहिए कि जो दोनों को संतुष्ट करे, इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे पुट करें x का मान y का मान तो वो सॉल्व करने के बाद 9 के इक्वल आ जाए, मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि आप x के जगह पे -2 और y के जगह पे आप 5 पुट करके देखिए। x की जगह पे -2 और y की जगह पे 5 पुट हमने सॉल्व किया है इस प्रश्न को, तो हम आपको डायरेक्ट बता पा रहे हैं। और ये मान कैसे निकालते हैं इसके लिए 3-4 विधियां हैं, हम बताएंगे आपको। आप सॉल्व करके देखिए। -2 जैसे ही पुट करेंगे तो 8 गुना -2 प्लस 5 गुना 5 और उधर कितना है 9। इसको सॉल्व कीजिए तो 8 64, तो -64 और 5 बचे 25, यही आ रहा क्या? सॉरी, यहाँ है ना 2 है ना, तो -2 से गुना करेंगे ना, तो 8 दूना कितना हो गया -16 और प्लस 25, उधर कितना है 9 है। देखिए तो 16 में से माइनस प्लस माइनस 25 में 16 गया, 9 बचा, उधर भी 9 था। क्या ये दोनों साइड संतुष्ट है? तो ये एक ऐसा मान था जो पहले समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। क्या ये दूसरे को भी संतुष्ट कर रहा है? करके देखिए। यहाँ पे 3 गुना -2 प्लस 2 गुना 5 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 दूना -6 क्योंकि माइनस था, प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है 4 है। क्या इसे माइनस प्लस करेंगे, 10 में 6 गया 4 साइन प्लस का। तो देखिए, तो ये भी दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 ये ऐसे चर का मान है, x और y का ऐसा मान है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसे हल करने के बाद x इक्वल टू -2 और 5 आना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि रैखिक समीकरणों के युग्म का सिर्फ एक हल हो। ये तो एक ही हल हुआ ना, x का मान और y का मान एक हल हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही हल है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे कि इसके अनेकों हल होंगे, मतलब एक से अधिक। यहाँ 2 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, फिर यहाँ 4 रखेंगे, 2 रखेंगे तो भी आंसर होगा, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे तो भी आंसर होगा। तो मतलब कुछ कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें अनेक हल होते हैं, कुछ कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें सिर्फ एक हल होते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसके कोई हल नहीं होते। तो हम लोग क्या अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी अध्याय में पढ़ेंगे कि हम लोग सिर्फ प्रश्न को देखकर बता पाएंगे कि इसके एक हल होंगे या अनेक हल होंगे, सिर्फ देखकर बताएंगे। उसके लिए हमें आगे क्लास में पढ़ना है, 3.1 3.2 में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप समझ पा रहे होंगे कि हमने इस अध्याय में क्या पढ़ना है। सबसे पहला चीज़ तो ये पढ़ना है जो एग्जाम में आता है कि आप किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म मतलब जोड़क हो देख करके ये बता पाएँ कि उसके एक हल होंगे या अनेक हल होंगे या एक भी हल नहीं होंगे। तो पहला तो ये पढ़ना है। अब दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है कि किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म को हल कैसे किया जाए, मतलब हल किया जाए, मतलब x और y का मान कैसे निकाला जाए, ये पढ़ना है। तो दूसरा हमें ये पढ़ना, और इसमें 4 विधियां होती हैं, 4 विधियां होती हैं, हम समझाएंगे अभी आपको।
और तीसरा आपको ये पढ़ना है, ठीक है, तीसरा पढ़ना नहीं है, मेन एग्जाम्स के लिए यही होता है। और तीसरा आपको समझना है कि आखिर इनका दैनिक जीवन से क्या उपयोग है, हम लोग इस चीज़ को पढ़ते क्यों है। बात समझ में आया? हाँ, चलिए अब हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दें। मैंने आपको क्या बताया कि इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि किसी रैखिक युग्मों को देखकर हम बता पाएँ कि उसका हल कितने होंगे, एक हल होंगे, दो हल होंगे या एक भी हल नहीं होंगे, है ना। तीन चीज़ होता है, या तो एक हल होगा या तो अनेक हल होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो, तीसरा क्या होगा कि एक भी हल ना हो। तो ये चीज़ हम लोग पहला पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, इन समीकरणों को हल कैसे किया जाए, जिसमें चार विधियां होती हैं। चार विधियां में भी मुख्यतः दो विधि होता है। पहला विधि क्या होता है, जिसे हम लोग ग्राफीय विधि कहते हैं, ठीक है। ग्राफीय विधि क्या होगा कि हम लोग दो समीकरण जो दिया रहेगा, ये समीकरण और ये समीकरण, इन दोनों समीकरण को हम लोग एक्स वाई प्लेन पे बैठाएंगे, उसकी निरूपित करेंगे, दोनों समीकरणों के ग्राफ को निरूपित करेंगे और उस ग्राफ से हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल कर ले आएंगे, मतलब कि समीकरण को हल कर देंगे। तो पहला विधि कौन सा हो गया कि हम लोग ऐसे समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। और दूसरा विधि होता है, दूसरा और अंतिम दूसरा विधि होता है आपका बीजगणितीय विधि, ठीक है। और बीजगणितीय विधि में तीन विधि होते हैं। पहला विधि कौन, पहला विधि होता है विस्थापन, या जिसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा विधि क्या होता है बीजगणितीय में, विलोपन विधि, ठीक है। और इसी बीजगणितीय विधि में तीसरा विधि जो होता है वो होता है आपका वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक विधि हो गया ग्राफीय और बीजगणितीय में तीन विधि हो गया। तो मतलब कुल हमें यहाँ चार विधि पढ़ना है, ठीक है। और इन्हीं चार विधियों से आपके एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। तो मतलब समझ पा रहे होंगे कि रैखिक समीकरणों को हल करना हमें सीखना है और बताना है कि वो उसके कितने हल होंगे, ठीक है। अब हम लोग तीसरा और इसी क्लास में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें, आखिर इन समीकरणों को हल करना या इन समीकरणों का जो गणितीय रूप है क्यों आखिर जरूरत पड़ रहा है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसका। तो चलिए ये एनसीईआरटी बुक से हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसी एग्जाम्पल्स में बताया गया है कि आखिर इसका उपयोग क्या है। दैनिक जीवन की एक समस्याएं दी हुई हैं, अगर आपके पास बुक हो तो आप समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, ठीक है। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल खेलना चाहती थी, ठीक है। हुपला क्या होता है, खेल होता है जिसमें सामान वस्तुएं रखी रहती है और आपको एक रिंग टाइप का गोला दिया जाता है जिसे आपको फेंकना होता है। आप जिस वस्तु पर पूर्ण रूप से फेंक चुके हैं, मान लीजिए फेंक दिए, तो वो वस्तु आपको मिल जाती है। आपने अक्सर खेला होगा मेला में ऐसा खेल जिसे हम लोग हुपला कहते हैं। और चरखी क्या होता है, जिसे हम लोग झूला कहते हैं, वो ग्लाइंड व्हील कहते हैं, जिसे तारामाची भी साधारण शब्दों में कहा जाता है। तो क्या बोला जा रहा है, अखिला अपने गाँव के एक मेले में गई, ठीक है। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला जा रहा है, उसने सवारी के लिए 3 रुपये तथा हुपला के लिए 4 रुपये खर्च करे। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसे कितनी बार चरखी खेला और कितनी बार हुपला खेला, चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके ऊपर कुल 20 रुपये ही खर्च किए। कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे दो स्थितियाँ दी गई है, यहाँ पे दो बातों को संतुष्ट करना है। क्या क्या बात भाई, एक कोई लड़की है अखिला, बहुत अच्छा नाम है, कोई एक लड़की है अखिला, वो अपने गांव के एक मेले में जाती है और वो दो बातों का ध्यान रखती है। दो बातों का ध्यान क्या क्या रखती है, पहला बात का ध्यान ये रखती है कि वो क्या क्या करती है भाई, एक खेलती है वो हुपला और एक करती है वो सवारी। सवारी मतलब कोई झूला का सवारी करती है और एक हुपला, वो खेल जो बताए थे आप लोग जो खेलते होंगे वो खेल खेलती है। पहला बात का ध्यान क्या रखती है वो, कि जितनी बार हुपला खेल रही है उससे आधी बार सवारी कर रही है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अगर वो 10 बार हुपला खेल रही है तो सवारी कितनी बार कर रही है, 5 बार सवारी करेगी, मतलब इससे आधी बार वो सवारी करेगी। पहला कंडीशन यही है कि जितनी बार हुपला खेलेगी उससे आधी बार सवारी करेगी, क्लियर। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जितनी एक बार सवारी करने के लिए उसे 3 रुपये लगते हैं, समझिए, एक बार सवारी करने के लिए 3 रुपये लगते हैं और एक बार हुपला के लिए 4 रुपये लगते हैं। क्या मैं सही हूँ? एक बार सवारी के लिए 3 रुपये लगते हैं और एक बार हुपला के लिए उसे 4 रुपये लगते हैं। अब बोला जा रहा है कि कुल उसने इन दोनों के ऊपर कुल उसने 20 रुपये खर्च कर डाले।
कितना खर्च कर दिए उसने, 20 रुपये खर्च कर दिए। तो अब यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आपसे बोला जाए कि उसे आप कितना बार हुपला खिलवाएंगे और कितना बार सवारी करवाएंगे, अगर सिर्फ ये दिया जाए तो बोलेंगे सर आप उसको 10 बार हुपला खिलवा दीजिए और 5 बार सवारी करवा दीजिए। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि भाई इससे आधा खेलना था उसको। अगर हम बोल दिए भाई तुम 10 बार जाकर हुपला खेल लो, 5 बार ये खेल लो, तो ये तो आधा हो जाएगा। ये तो सेटिस्फाई कर गया कि जितनी बार ये खेलना तो उससे आधी खेल रही है। लेकिन क्या ये सेटिस्फाई कर रहा? नहीं कर रहा, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि एक बार अगर खेलेगी तो 3 रुपये लगेगा। अगर हम खिलवा कितना बार रहे उसे, 5 बार ये खिलवा रहे हैं, इसे 10 बार खिलवा रहे हैं, तो देखिए अगर ये 5 बार, एक बार का 3 रुपये लग रहा है तो 5 बार का कितना रुपया लगेगा, 15 रुपये। नहीं तो आप सवारी करके देखिए, बोलिएगा भैया 3 रुपये एक बार का देंगे तो 5 बार का कितना रुपया लीजिएगा, तो 15 रुपये मांगेगा वो। तो कैसे पता किए, गुना किए। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार का कितना लग रहा है, 3 रुपये लग रहा है, तो 2 बार का कितना, 6 रुपये, 3 बार का कितना, 9 रुपये, गुना कर रहे हैं हम लोग। तो 5 बार का कितना लग जाना है, 15 रुपये, तो इसी में लग गए। 5 बार सवारी की तो 15 रुपये लग गया, और ये 10 बार कर रही है सवारी, ये हुपला 10 बार, तो एक का 4 रुपये, तो 10 बार का 40 रुपये, तो कुल कितना खर्च हो जा रहा है उसका, 60 रुपये। तो क्या उसने 60 रुपये खर्च किए? 60 रुपये खर्च नहीं किए। मतलब अगर आप पहला बोल रहे थे कि भाई तुम 10 बार हुपला खेल लो, 5 बार सवारी कर लो, तो इसमें जो खर्च हो गया उसका कितना हो गया, 55 रुपये हो गया, सॉरी 40 और 15 55 रुपये हो गए, लेकिन उसने खर्च सिर्फ 20 रुपये की। तो हमें इस तरीके से उसे खेल खिलवाना है कि ये तो सेटिस्फाई करे ही, साथ साथ जो उसने पैसा खर्च किया, दूसरा जो स्थिति, दूसरा कंडीशन है, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसी स्थितियों को हम लोग क्या करते हैं, गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। और गणितीय रूप मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में बदलते हैं और वहाँ से हल लेकर आते हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसे गणितीय रूप में दैनिक जीवन की समस्याओं को गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, और इस तरीके का प्रश्न आपके 3.1 प्रश्नावली में दिया गया है, और आप, मुझे उम्मीद है समझने के बाद आप लोग कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए कंडीशंस को आप दिमाग में रखिए कि ये जितना खेलेगा उससे ये आधा खेलेगा, और फिर एक का ये 4 रुपये लग रहा था, इसका 3 रुपये लग रहा था, कुल खर्च 20 रुपये है। अब जरा मानिए, आप थोड़ा सा समझिए कि अगर हम मान दें कि उसने सवारी की है x बार, मतलब समझ रहे हैं, अगर हम बोल दिया जाए कि सवारी की संख्या कितनी है, x है, हुपला की संख्या कितनी है, हुपला की संख्या मान लेते, ठीक है, हमने क्या मान लिया, हुपला उसने y बार खेला। यहाँ तक समझ में आया कि सवारी उसने x बार की और हुपला उसने y बार खेला। बात समझ में आया? अच्छा, अब इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जरा बात को समझिए। क्या हम इस 10 को, ये हम थोड़ी देर के लिए मान रहे थे कि ये 10 बार हुपला खेल रही है तो 5 बार खेलना होगा, तो क्या हम इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 2 गुना 5 लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 5 का मतलब क्या कि ये 10 है तो ये किसके बराबर है, इसके 2 गुना के बराबर है ये। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, ये जो 5 है ना, 5 जो है वो बराबर है किसके, इसके आधा के, मतलब 1/2 गुना 10। ये 2 चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि अगर ये 10 बार खेल रही है तो ये 5 बार, तो मतलब इन दोनों में संबंध क्या है, इसके ये 2 गुना के बराबर है वो, मतलब इसमें अगर 2 गुना कर देंगे तब बराबर होगा, तो मतलब 10 में उसके जो 5 बार खेल रहे थे उसमें 2 गुना करें तो बराबर होगा। तो ये हम कितना बार मान ले रहे हैं, हम मान कितना रहे कि हुपला कितनी बार खेल रही है, वो y बार खेल रही है, और एक ये कितनी बार खेल रही है, x बार खेल रही है। तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब हम इसके साथ 2 का गुना करेंगे, y इज इक्वल टू 2x। कुछ समझ में आया? हुपला अगर y बार खेल रही है और ये x बार खेल रही है, तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें हम 2 का गुना करते हैं। कैसे, देखिए आप, हमने 10 बार माना था कि 10 बार हुपला खेली थी और 5 बार सवारी की थी। अगर हम 5 में 2 का गुना करेंगे, क्योंकि आधी खेल रही थी, तो अगर 2 का गुना करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। तो मतलब समझ में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा, बुक में जो दिया गया है, बुक में एक जगह मिसप्रिंट है कुछ बुक्स में, तो वहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे उसको। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि इसमें अगर हम देख सकते हैं, अगर हम 5 को लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 गुना इसका जो खेली है, मतलब आधा के बराबर है ये, है ना। तो हम यहाँ क्या मान रहे हैं कि x बार खेल रही है, तो ये y के कब इक्वल होगा, जब y का आप आधा करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1/2 गुना y, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आना है। तो मतलब एक चीज़ समझ रहे हैं कि यहाँ से एक आपका समीकरण आ गया, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। आप चाहे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर ले इसको हम लोग, चाहे तो देखिए ना, देखिए कर लेते हैं हम लोग। 2x को इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर भेज दिए, तो इधर बचेगा 0, उधर बचेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा पहला समीकरण, जो हम लोग बनाते थे 2 चौरस रैखिक समीकरणों का युग्म में। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। ये सवारी वगैरह मिट गया,
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हमारा पहला समीकरण। मतलब जो पहला स्थिति दिया गया था कि हुपला जितनी बार खेल रही है और सवारी उससे आधी बार कर रही है, तो उससे हमें ये एक समीकरण मिल गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x क्या था, सवारी करने की संख्या थी कि कितनी बार सवारी कर रही है, और y क्या है, हुपला खेलने की संख्या है। उसने कुल कितने पैसे खर्च किए, उसने सिर्फ 20 रुपये खर्च किए। तो अब जरा बताइए उसने हुपला कितनी बार खेला है, x बार। अगर हुपला x की जगह 1 बार खेलती तो कितना रुपये लगता, 3 रुपये लगता। अगर 2 बार खेलती तो क्या होता, 3 2 जगह लगता, मतलब 3 दूना 6 रुपये लगता। अगर 3 बार ये खेलती, सवारी 3 बार करती तो कितना रुपये लगता, 3 3 9। तो सवारी उसने की है x बार, तो कितना पैसा लगेगा उसका, 3 इंटू एक्स। समझ में आया, 3x कैसे लगा, क्योंकि अगर 1 बार सवारी करती तो 3 रुपये लगते, 2 बार करती तो 6 रुपये लगते। अगर x बार कर रही है तो x से गुना कर देंगे तो 3x उसका जो पैसा लग गया किसके ऊपर लगा, सवारी के ऊपर। उसी तरीके से 1 बार हुपला खेलने का कितना रुपये लग रहा था, 4 रुपये। तो y बार खेलने के लिए कितना लगेगा, 4y पैसा लगेगा, मतलब 4y रुपया यहाँ पे लगेगा। अब इन दोनों पैसा को अगर जोड़ दिए जाए तो कुल खर्च जो उस पर कर रही है इन दोनों खेलों पे वो निकल जाएगा। तो उसने कुल खर्च कितना किया भाई, 3x प्लस 4y। ये खर्च की है किस पे, सवारी पे, ये खर्च की है हुपला पे, और टोटल खर्च कितना आ रहा था, 20 आ रहा था। तो क्या ये समीकरण 2 बन गया, क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बन गया। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ इन दोनों समीकरणों को हल कर लें, जैसा अभी मैंने बताया कि हल करने की कितनी विधियां हैं और किस प्रकार से हल करेंगे आगे हम लोग सीखेंगे। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करके ऐसा हल करें कि जो दोनों को संतुष्ट करे, दोनों को संतुष्ट करे मतलब यहाँ रख के तो भी संतुष्ट हो जाए और यहाँ रख के तो भी संतुष्ट हो जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि हमें क्या मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से x का और y का मान, x और y का मान अगर हम निकाल लें तो हम कह पाएंगे भाई कि उसे कितनी बार सवारी करनी चाहिए और कितनी बार हुपला खेलना चाहिए। इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो समस्याओं के रूप में दिए गए रहते हैं, उसे हम लोग गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से अगर गणितीय रूप में रैखिक समीकरणों के युग्मों में अगर बदल पाते हैं तो उसे हम लोग आसानी से 3-4 विधियाँ हैं हल कर लेंगे और समस्याओं का निदान पा लेंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इन सभी समस्याओं की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे दैनिक जीवन में, हमें क्यों पढ़ना आवश्यक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरे चैप्टर का, पूरे अध्याय का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग जो पहला टॉपिक हमने समझा था कि किस तरीके से हम लोग दैनिक जीवन की समस्याओं को गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, इसके साथ कुछ प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।